हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरे प्यारे बच्चों। तकनीकी खराबी के कारण बहुत दिनों से मैं अपने चैनल पर नहीं आ पा रहा था, वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इसके लिए सॉरी। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ नागरिकता को लेकर के, सिटीज़न को लेकर के, कि भारतीय संविधान में सिटीज़न का क्या प्रावधान है, भारतीय संविधान में नागरिकता लेने और देने का क्या प्रावधान होता है, क्या है CAA, NRC जिसका विरोध किया गया, काफ़ी बड़े पैमाने पर उसका धरना प्रदर्शन किया गया। उस तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे आज। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि नागरिकता क्या है। नागरिकता किसी भी देश का एक अहम पहलू होता है। भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द जो है वह बहुत ही मायने रखता है। प्रत्येक देश की एक अधिकृत संवैधानिक अथॉरिटी होती है जिसके तहत वह व्यक्ति जिसको ये मिलता है वह व्यक्ति उस देश का एक अधिकृत व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। तो आज हम जानते हैं कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे प्राप्त होता है, हमें कौन से प्रावधान देता है, हमें क्या विदेशियों को भी मिल सकता है या नहीं मिल सकता, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। हमारे देश में एकल नागरिकता की चर्चा की गई है। एकल नागरिकता का तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी और देश से नागरिकता प्राप्त करते हैं तो हमारे देश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। हमारे देश ने एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। और सर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे दोहरी नागरिकता चलती है। जैसे बहुत सारे देश एग्जाम्पल आप ले लोगे तो आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि अगर वो देश किसी अन्य देश का भी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होती है। लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं है। अपने देश में क्या है ना कि नागरिकता का एकल प्रावधान है। हमें एकल नागरिकता मतलब अगर इस देश की नागरिकता है तो हम अन्य देशों की नागरिकता नहीं ले सकते। तो जानते हैं नागरिकता क्या है। भारतीय संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता शब्द का चर्चा किया गया है। नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है कि नागरिकों को कौन कौन से अधिकार हैं, वो कब नागरिकता देश की सिटीजन कहलाते हैं, इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि जो देश का नागरिक होगा, जो देश का सिटीजन होगा, उन्हें समानता का अधिकार दिया गया है, उन्हें बोलने का अधिकार दिया गया है, उन्हें धार्मिक स्वभाव का करने का अधिकार दिया गया है, उन्हें सांस्कृतिक चीज़ों को अपनाने का अधिकार दिया गया है, पर्व त्यौहार तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व होने का अधिकार दिया गया है। वह देश के प्रतिष्ठित प्रस्थानों में, संस्थानों में भाग ले सकते हैं। लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा यानी पंचायती राज्यों में तमाम चीज़ों में उनका अधिकार प्राप्त होता है तथा शैक्षणिक योग्यता से लेकर के सेवा योग्यता तक में सभी चीज़ों में उनका अधिकार दिया गया है। तो इसके बारे में चर्चा किया गया 5 से 11 अनुच्छेद में। तो हम जानते हैं कि 5 से 11 अनुच्छेद जो है ये क्या क्या देता है हमें। तो ये 5 से 11 अनुच्छेद जो है भारतीय नागरिक होने का दावा पेश करता है कि भारतीय नागरिक होने के लिए ये 5 से 6 अनुच्छेद जो है वो अधिकृत करता है कि एक भारतीय नागरिक को एक जो नागरिकता होना चाहिए, देश का भारतीय नागरिकता होना चाहिए, उसके लिए ये उल्लेखित करता है। तो जानते हैं भारतीय संविधान के 1955 संविधान संशोधन में, नागरिकता संशोधन 1955 में भारतीय नागरिकता का होने का प्रावधान किया गया है। अब वह नागरिक जिन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं, किस शर्तों के बिना पे उन्हें नागरिकता मिल सकती है। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि 1947 के पहले उनके माँ बाप, उनके पूर्वज जो है भारत में रहते हों। 1947 से पहले उनके पूर्वज, उनके माँ बाप, उनके पीढ़ी या उनके जो कहते हैं वंशज जो है वह भारत में रहते हों तो उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो ये तो पहला कंडीशन हो गया। आप सबसे पहले ये जानते हैं कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कितने कंडीशंस हैं।
तो हम कितने कंडीशन के द्वारा जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, भारत की नागरिकता प्राप्त करने का पहला कंडीशन है जन्म से। अगर हमारा जन्म भारत देश में हुआ है, आज़ादी से पहले हमारे माँ बाप यहाँ के रहने वाले हैं, आज़ादी से पहले हमारे माँ बाप इस देश के रहने वाले हैं, तो उनको स्वतः नागरिकता प्राप्त हो जाती है, उन्हें स्वतः नागरिकता प्राप्त हो जाती है, उन्हें स्वतः नागरिकता मिल जाती है। दूसरा कंडीशन होता है वंशज। वंशज का कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, दोनों का कहीं ना कहीं कंपेरिजन करें तो इसमें भी वंशज आता है, इसमें भी वंशज आता है, क्योंकि इनमें भी कहा गया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो रहते हैं, जो उनके माँ बाप उनके पीछे वाले बैकग्राउंड में देखा जाए तो उनकी पीढ़ी अगर रहती है तो उनके हिसाब से उनको नागरिकता मिलता है। तो वंशज का मतलब ये हुआ कि 1947 के बाद, जब देश हमारा आज़ाद हुआ, तो 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति आज़ादी के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया, समझौता हुआ था जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाए, अगर चला गया लेकिन वहाँ जाने के पश्चात वो चाहता है कि हम वहाँ नहीं रहे, वापस अपने देश में आ जाए, तो वापस आने के पश्चात उन्हें उनकी नागरिकता दी जाएगी, उनकी नागरिकता उन्हें प्राप्त हो जाएगी। तीसरा कारण होता है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई देश का नागरिक है, विदेशी देश का नागरिक है और भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो यहाँ की वह पृष्ठभूमि में रहेगा, यहाँ के सेवा भाव में रहेगा। यदि उनके माँ बाप जन्म के बाद, भारत में जन्म के बाद वो विदेश चले गए हों और विदेश जाने के पश्चात उनका जन्म जो है, जो नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उनका जन्म विदेश में हुआ हो, लेकिन अब जो है वो वापस अपने देश में रहना चाहता है, वापस अपने देश में आना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में प्राकृतिक रूप से उन्हें वो भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, प्राकृतिक रूप से उनके भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। चौथा कारण है पंजीकरण करके। जैसे बहुत सारे दोस्त ऐसे लोग होते हैं जो अपने देश छोड़ करके यहाँ रहना चाहते हैं, जैसे कि स्वामी अदनान की बात करें, जो हाल में संगीतकार हैं, बहुत से ऐसे देश हैं जो जैसे विदेशी कोई हैं वो हमारे देश में रहना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले एक पंजीयन, सरकार का जो पंजीयन है उसको पूरा करना पड़ता है, सरकार की जो पंजीयन की रूपरेखा है उसको मानना पड़ता है, और सरकार इसके लिए टाइम देती है 6 महीने के अंदर। अगर वो 6 महीने रहने के पहले, 6 महीने रहने के पहले और रहने के पश्चात वो फॉर्म भर सकता है। फॉर्म भरने के पश्चात सरकार उस पर रूपरेखा तैयार करती है, एक देखरेख तैयार करती है कि वह किस तरह का विचार का व्यवहार का व्यक्ति है, क्या उसका आचरण, क्या उसकी शैक्षणिक, क्या उसका तकनीकी, क्या उसका व्यवहार भारत के अनुकूल है। ये जांच करने के पश्चात उसे पंजीयन रूप से भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। तो उसके बाद का शपथ ग्रहण भी होता है, जो आप जो नीचे स्लाइड में चल रहा होगा आप देख रहे होंगे। वो शपथ ग्रहण पढ़ने के पश्चात जो है उनको वो नागरिकता दिलाई जाती है। एक शपथ पत्र होता है, शपथ पत्र में ये लाइनें लिखी रहती है, और ये लाइनें लिखी रहती है, उसको पढ़ने के पश्चात इसकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। पाँचवा समावेशित प्रदेश, मतलब वैसे राज्य जो पहले भारत के अंग नहीं रहे हैं और स्वैच्छिक से मिलना चाहते हैं, मिल गए हों, ऐसे कंडीशन में समावेशित के रूप में उन राज्यों के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो पांडिचेरी एक ऐसा राज्य था जो अपने स्वेच्छा से जो है भारत में मिला, और भारत सरकार ने भारतीय नागरिकता संशोधन 1962 के तहत जो है पांडिचेरी के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी। अब इन सभी बातों में 1962 का संशोधन की बातें हम करते हैं। 1962 के पांडिचेरी नागरिक संशोधन अधिनियम की बात करें, उसके तहत इसको दिया गया। तो इसमें एक बात आती है कि भारतीय नागरिकता संशोधन की बात भी हम करेंगे। इसलिए करेंगे इसके पीछे बात, क्योंकि पिछले वर्ष आपने देखा था कि एनआरसी और सीएए को लेकर के कितना हंगामा खड़ा हुआ था। नागरिक संशोधन बिल को लेकर के सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच में, सरकार और जनता के बीच में मतभेदों भरा समावेश रहा।
इसकी पृष्ठभूमि बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिली हम लोग को। शाहीन बाग नाम से काफ़ी विश्वविख्यात फेमस हुआ वह स्थान। तो लोगों को ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि नागरिक संशोधन क्या होता है, क्या है प्रावधान इसके, क्या सरकार हमारी नागरिकता छीन लेगी या कैसा छीना जा सकता है। ये तमाम चीज़ें के बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, बारी बारी चर्चा करेंगे। पहले मूल तत्व जो नागरिक संशोधन था, 1955 अधिनियम था, उसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे कि नागरिक अधिनियम 1955 के तहत 5 से 11 अनुच्छेद के तहत भाग 2 में इस बात का वर्णन किया गया है कि भारत के नागरिक होने के लिए हमें कौन कौन से पायदान पार करने पड़ते हैं, कौन कौन से स्टेप पार करने पड़ते हैं, तब जा कर के हमें मिलती है। तो मैंने बताया आपको कि किस तरह से हम भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। एक तो जन्म के आधार पर, दूसरा वंशज के आधार पर मैंने बताया आपको, पंजीकृत करके प्राकृतिक रूप से और समावेशी प्रदेश के रूप में हम भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। अब जहाँ पे प्राप्त करने की बात होती है वहाँ पे नागरिकता छीनने की भी बात होती है या त्यागने की बात करें। छीनना और त्यागना अपने अपने शब्दों में दो मायने होते हैं। इसके दो मायने हैं, त्यागना और छीनना, दोनों के दो मायने होते हैं। तो नागरिकता त्यागना कब, जब भारत को भी नागरिक कब अपनी नागरिकता को त्याग कर सकता है, कब उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर कोई भारत का नागरिक पहले से भारत का नागरिक है और वो भारत में रह रहा है, लेकिन अब वह किसी और देश की नागरिकता को ग्रहण कर चुका है, किसी और देश की नागरिकता को अब वो ले चुका है, तो ऐसे कंडीशन में स्वतः उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। जैसे खिलाड़ी कुमार, हमारे अक्षय कुमार अक्की जी ने दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण कर लिया है। बीच में काफ़ी विवाद भी हुआ था पिछले वर्ष, आपने देखा होगा यूट्यूब और टीवी के माध्यम से कि कितने सारे विवाद पैदा खड़े हो गए थे उनके इस तरह के बर्ताव को लेकर के। तो हमारे अक्की और अक्षय कुमार के द्वारा जो है इस बात का अति हुआ, उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया था, तो उनकी नागरिकता समाप्त हो गई। तो पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन होता है कि छीनना, सरकार उसको छीन लेती है। कैसे? अगर कोई देश का वासी है, भारत में रह रहा है, भारत की नागरिकता उसकी प्राप्त है, बहुत दिनों से उनके परिवार, उनके वंशज तमाम लोग भारत में रहते हैं, रह रहे हों, उनके वंशज जो भी हो रह रहे हों, अगर उनकी गतिविधियां देश विरोधी हो, दुश्मन देश से उनका साठगांठ हो, दुश्मन देश के साथ भारत की महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करता हो, तो ऐसे कंडीशन में भारत सरकार जो है उसकी नागरिकता को छीन लेती है, छीनने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा होता है एप्लीकेशन, आवेदन दे करके हम अपनी नागरिकता को त्याग कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि हमें अब इस देश में नहीं रहना, कहीं और सेटल होना है, कहीं और की नागरिकता प्राप्त करनी हो। एक होता है, मैंने बताया कि नागरिकता त्यागना, मतलब कि हम कहीं बिना बताए सरकार का कहीं और जा कर के नागरिकता प्राप्त कर लिए और सरकार को बताया नहीं। जब 7 साल तक हम बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, अपने देश में आना जाना नहीं हो पा रहा, देश की गतिविधियों में भाग नहीं ले पा रहे हैं, देश की सांस्कृतिक, लोकतांत्रिक, चुनावी प्रक्रिया, तमाम चीज़ें जो होती हैं उनमें अगर हम भाग नहीं ले पा रहे तो हमारी नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये तो हुआ स्वतः समाप्त हो जाना। अब होता है कि आवेदन दे करके समाप्त होना। जैसे हमें इस देश में नहीं रहना, हमें कहीं और रहना है, तब हम सरकार को आवेदन देंगे कि आप हमारी नागरिकता को फ्रीज कर दीजिए, आप हमारी नागरिकता को हटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, मुझे अब विदेश में रहना है। तो इस आवेदन पर भी सरकार विचार करती है। कब? जब सरकार का देश में हमारे देश में अगर शांतिपूर्ण माहौल चल रहा हो तो उसके आवेदन पर विचार किया जाता है। लेकिन अगर युद्ध का माहौल है, युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार है, युद्ध का माहौल जैसा चल रहा है और शांति की भावना चारों तरफ फैली हुई है, तो इस कंडीशन में सरकार चाहे तो इस आवेदन को आपको निरस्त कर देगी और आपको विदेशी देशों की नागरिकता लेने से मना कर देगी, आपको यहाँ ही रहना पड़ जाएगा। क्योंकि उस दरमियान होता क्या है कि सरकार को इस बात का डाउट होता है कि कहीं आप विदेश में, देश की स्थिति खराब है,
देश का हालात ख़राब है और आप यहाँ की नागरिकता छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो सरकार के मन में कहीं ना कहीं एक मंशा पैदा हो जाती है कि आपका जो सोच है वो देश विरोधी भी हो सकता है, आपकी जो मंशा है वो देश विरोधी भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में जो है सरकार जो है आपकी आवेदन को रद्द कर देगी। लेकिन अगर देश का माहौल साफ़ सुथरा है, शांति प्रिय चल रहा है, कोई युद्ध का माहौल कहीं भी नहीं है, युद्ध का संकट कहीं भी छाया हुआ नहीं है, तब अगर आप चाहते हो कि हम इस देश की नागरिकता को त्याग करके दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करें, तो आप एक आवेदन दे करके अपनी नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। तो ये था नागरिकता को प्राप्त करना, नागरिकता को समाप्त करना। अब बात करते हैं 1955 अधिनियम के बारे में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। तो जैसा कि मैंने पिछले बार कुछ देर पहले बताया आप लोग को कि पिछले साल जो है काफ़ी हंगामा मचा सीए के बारे में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। पहले बिल था, अब एक्ट हो गया। एनआरसी के बारे में भी काफ़ी ज़ोर शोर से हल्लाएँ हो रही हैं। सरकार के एक पक्ष का कहना है कि एनआरसी लागू होगी, एक पक्ष का कहना है कि नहीं लागू होगी। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, जब वीडियो लंबी होगी तो मैं पार्ट 2 बनाऊँगा इसका, ताकि सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाए। और मैं नागरिक संशोधन के बारे में, नागरिकता सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर के वर्तमान पृष्ठभूमि तक आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो बात करते हैं 1955 के नागरिक अधिनियम में। अब तक जो है टोटल 8 बार इसका संशोधन किया गया है। पिछली बार जो इतना हंगामा मचा हुआ पहली बार नहीं था। मतलब ये कहने का कि वो पहली बार जो है वो संशोधन नहीं हुआ था नागरिकत्व में, नागरिक सिटीजन एक्ट में पहली बार संशोधन नहीं हुआ था। इससे पहले भी संशोधन हो चुका है, आप देख सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। 1957 में पहली बार हुआ, फिर 1960 में दूसरी बार हुआ, फिर 1985 में हुआ, फिर 1986 में हुआ, फिर 1992 में हुआ, 2003 में भी हुआ, 2005 में भी हुआ, लास्ट में 2015 में हुआ, जो काफ़ी हंगामेदार रहा, काफ़ी घमासान रहा। सरकार और नागरिकों के बीच में, सरकार विपक्षी के बीच में काफ़ी उथल पुथल का माहौल सब रहा कि भाई सरकार हमारी नागरिकता छीन लेगी, हमें भगा देगी, यहाँ से दूर ले जाएगी, पता नहीं क्या क्या तमाम चीज़ें। तो हम ये जानना चाहेंगे, हम आप लोगों को बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या है सीए, एनआरसी। सीए और एनआरसी के बारे में एक बहुत व्यापक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के बीच में, और पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करूंगा कि सीए और एनआरसी किस तरह इससे संबंधित है, क्या हमें उससे नुकसान हो सकता है या फ़ायदा हो सकता है, क्या उद्देश्य हित के लिए है कि विपक्षी पार्टियां अपनी वोट राजनीति के तहत इसका गलत प्रचार कर रही है, या सरकार जो है, सत्ताधारी सरकार जो है, इसको ला करके क्या हिटलरशाही शासन करना चाहती है हमारे बीच में। इन तमाम जानकारियों को लेकर के मैं अगला वीडियो में आपके बीच आऊँगा और पूरा जानकारी दूँगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव व्यू। लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।